नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चुनाव को लेकर क्या खुलासा किया, ये बताऊं इससे पहले आपको इस वक्त की ताज़ा खबर बता देता हूं। दिल्ली में शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी की नई सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फाइनेंस, प्लानिंग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, रेवेन्यू, लैंड एंड बिल्डिंग, विजिलेंस जैसे डिपार्टमेंट अपने पास रखे हैं। प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी, लेजिस्लेटिव अफेयर्स, वाटर जैसे अहम विभाग दिए गए हैं। आशीष सूद को गृह मंत्रालय के साथ पावर और एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई है। मनजिंदर सिंह सिरसा को फूड एंड सिविल सप्लाईज, फॉरेस्ट और एनवायरमेंट की जिम्मेदारी मिली है। रविंद्र सिंह इंदिराज को सोशल वेलफेयर, SC/ST वेलफेयर के साथ सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है। कपिल मिश्रा को लॉ एंड जस्टिस, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, आर्ट एंड कल्चर और टूरिज्म मंत्रालय का भार सौंपा गया है। पंकज सिंह हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग संभालेंगे। पता यह लगा कि 1 घंटे तक चली बैठक में सबसे पहला फैसला आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए किया गया और इसके साथ साथ बीजेपी की नई सरकार ने CAG रिपोर्ट को विधानसभा में टेबल करने को भी मंजूरी दे दी। इस CAG रिपोर्ट में शीश महल को बनाने में सरकारी पैसे के मिसयूज का पूरा ब्यौरा है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जिस CAG रिपोर्ट को लंबे वक्त तक दबाए रखे थे, विधानसभा में जिसे पेश नहीं किया था और यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया था, बीजेपी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। अब सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में रेखा गुप्ता की सरकार ने CAG की इस रिपोर्ट को असेंबली में पेश करने का फैसला किया है। रेखा गुप्ता अब से थोड़ी देर के बाद कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया को देंगी और जैसे वो सामने आएंगी उनकी बात मैं लाइव आपको सुनवाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये बता देता हूं कि आज शपथ ग्रहण के बाद रेखा गुप्ता दिन भर कैसे एक्शन में रही। मुख्यमंत्री यमुना की सफाई को बड़ा इशू बना रही हैं। कामकाज संभालने के बाद रेखा गुप्ता ने यमुना की सफाई को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने की बात कही। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनकी सरकार के सारे मिनिस्टर और दिल्ली बीजेपी के बड़े बड़े नेता यमुना के घाट पर पहुंचे। वासुदेव घाट पर रेखा गुप्ता ने यमुना की आरती की। यमुना घाट पर मंत्रों की गूंज सुनाई दी। शंखनाद हुआ। घंटी घड़ियाल बजे, संध्या आरती हुई। आरती के बाद मुख्यमंत्री ने कहा उन्होंने यमुना मैया के आशीर्वाद से कामकाज की शुरुआत की है। यमुना की सफाई उनकी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है। रेखा गुप्ता ने कहा उन्होंने 5 साल में यमुना को निर्मल करने का संकल्प लिया है और वो आज से ही इस मिशन पर जुट जाएंगे। रेखा गुप्ता कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे रहे हैं। सीधे चलते हैं रेखा गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मीडिया के हमारे सभी बंधुओं को आज की इस पहली PC में मैं आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग हुई जिसकी ब्रीफिंग मैं आपको देने वाली हूँ। तो स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं हमारे सभी मंत्रियों का आपस में जो विभागों का विभाजन हुआ है उसकी जानकारी आपको देना चाहूँगी। मेरे पास एज ए चीफ मिनिस्टर जो विभाग रहने वाले हैं उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विसेज, फाइनेंस, रेवेन्यू, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, विजिलेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्लानिंग एंड अदर डिपार्टमेंट
not allocated to any other minister. Shri Pravesh Sahib Singh Verma, PWD, Legislative Affairs, Irrigation and Flood Control, Water and Gurudwara Elections. Shri Ashish Sood जी, आपके पास होम, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। सरदार मजिंदर सिंह सिरसा जी के पास इंडस्ट्रीज, फूड एंड सप्लाईज, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। रविंदर सिंह इंदर जी के पास सोशल वेलफेयर, वेलफेयर फॉर SC एंड ST, कॉपरेटिव्स एंड इलेक्शन। श्री कपिल मिश्रा, लॉ एंड जस्टिस, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज एंड टूरिज्म। पंकज कुमार सिंह, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये विभाजन है हम सभी का, अलग अलग विभागों को कार्य जो बांटे गए। आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें हमने मुख्यतः 2 बड़े एजेंडास पे डिस्कशन किया और उन्हें पास किया, जिसमें सबसे प्रथम आयुष्मान योजना, जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी योजना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वो योजना दी, परंतु दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के चलते वो दिल्ली को योजना नहीं मिल पाई थी। तो आज की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉप अप के साथ 5 लाख का टॉप अप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज के बाद एज अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स, 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें जो आज हमने यहाँ पास की और बाकी चीज़ों पर डिस्कशन किया, बाकी भी जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, बहुत जल्द एक एक को आकार दे करके हम उसे पास करेंगे और आप सभी के समक्ष उसे प्रस्तुत करेंगे। तो आयुष्मान योजना अब दिल्ली की जनता के लिए खुलने के लिए तैयार है और दिल्ली की जनता को मैं बधाई देती हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में बनाई, उनके आते ही आप सभी के लिए आयुष्मान योजना, जो कि फैमिली भी और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी, दोनों योजनाओं को हम पूरी तैयारी के साथ उसको पब्लिक के बीच में लेके आने के लिए उसे अप्रूव कर दिया गया। थैंक यू। मैम, जो आयुष्मान योजना है, 5 लाख का टॉप अप को किस कैटेगरी को दिया जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं? जो कैटेगरी है इसके लिए, आयुष्मान योजना के लिए, वो प्रिसाइज है उसमें और उसी कैटेगरी को वो दिया जाएगा। इसके लिए हम आपको डिटेलिंग दे देंगे और जितने भी लोग हैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ MOU करना होगा। तो आज हमने अपनी ओर से फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पूरी कर दी है। बहुत जल्द, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने कुछ कोर्ट में लिटिगेशन भी इसके खिलाफ डाला था, तो उसको भी हमने वापस लेने के लिए अपनी ओर से प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। तो वो सारी प्रोसीडिंग पूरी होते ही हम लोग इस योजना को पब्लिक डोमेन में ले आएंगे। विधानसभा सत्र को लेकर क्या प्लानिंग, कब से होगा, कैसे होगा, कुछ अभी हमने प्रपोज डेट्स कुछ निकाली है, तय होते ही आप लोगों को जानकारी देंगे। उसमें भी ऐसा है, उस योजना पे भी आज हमारा डिस्कशन हुआ है।
उसमें बहुत सारी चीज़ें जो तय करने वाली है, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन हम उसे किस कैटेगरी को और कहाँ देंगे, तो वो उसके लिए भी आज हमारी चर्चा हुई है। उसमें अभी और भी डिस्कशंस की जरूरत है, उसको हम अगली मीटिंग के साथ संपन्न करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। रेखा गुप्ता दिल्ली के नए मुख्यमंत्री मीडिया से बात कर रही थी। वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपको दिखाई। रेखा गुप्ता ने शपथ लेने के तुरंत बाद तेजी दिखाई है और वो काबिल तारीफ है। शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया। किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ और मंत्रियों को जिस तरह से विभाग बांटे गए उसमें और अरविंद केजरीवाल की सरकार में फर्क साफ दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल तक अपने पास कोई विभाग नहीं रखा था। वो मुख्यमंत्री थे लेकिन कोई फाइल साइन नहीं करते थे। लेकिन रेखा गुप्ता ने कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी अपने पास रखी है। केजरीवाल के जमाने में खुद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इनके बारे में माना जाता था वो दोनों मिलकर पूरी सरकार चलाते थे। लेकिन रेखा गुप्ता ने सभी मंत्रियों को काम का बंटवारा किया है। पहली कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने आयुष्मान योजना लागू करने की गारंटी पूरी कर दी है और दूसरा फैसला सीएजी की 14 रिपोर्ट्स को मंजूरी देकर अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला भी किया है। लेकिन केजरीवाल और उनके साथी खामोश नहीं बैठे हैं, वो मौके की तलाश में हैं। आतिश ने तो रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही कैबिनेट की मीटिंग से पहले डिमांड्स की लिस्ट पहले ही जारी कर दी। आतिश ने कहा कि बीजेपी ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान महिलाओं को 2,500 रुपए देने का वादा किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी थी। रेखा गुप्ता ने भी वादा किया था कि पहली कैबिनेट में ही फैसला लिया जाएगा। आतिश ने कहा अब रेखा गुप्ता इस वादे को आज ही पूरा करके दिखाएं। उन्होंने क्लियर कट शब्दों में ये कहा कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, कैबिनेट की पहली बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह की स्कीम दिल्ली की हर महिला के लिए पास होगी और 8 मार्च को पहली किश्त दिल्ली की हर महिला को मिल जाएगी। आज रेखा गुप्ता जी ने पदभार संभाल लिया तो आज दिल्ली की सभी महिलाओं की तरफ से मेरी रेखा गुप्ता जी से और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से ये डिमांड है कि आज कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है उसको आज की कैबिनेट में पास किया जाए। आतिश ने यह बयान कैबिनेट की मीटिंग से पहले दिया था। बाद में रेखा गुप्ता ने क्या कहा ये मैंने आपको सुनवा दिया। कांग्रेस ने भी पहले दिन से ही रेखा गुप्ता पर हमला शुरू कर दिया। नई दिल्ली सीट से चुनाव हारे संदीप दीक्षित ने कहा रेखा गुप्ता और उनकी कैबिनेट में जो लोग शामिल हैं उन्हें देखकर लगता है कि अगले 5 साल तक दिल्ली में सिर्फ हंगामा और गाली गलौच होगा। संदीप दीक्षित ने कहा पहले ही दिन बीजेपी घोषणाएं कर रही है, इससे लगता है जैसे अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ियां बांटकर दिल्ली सरकार की माली हालत खत्ता कर दी थी। अब बीजेपी उसी रास्ते पर चलेगी। मैं तो पहले शुभकामनाएं दूंगा रेखा जी को और उनकी पूरी टीम को। आशा करूंगा कि जो बातें कही हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, जो लोगों में उम्मीदें जगाई हैं उस पर खरी उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया तौर तरीका अपनाया है मुख्यमंत्रियों को चुनने का। थोड़ा सा उसमें जो मुझे एक संशय केवल ये होता है कि एक विचारधारा के या एक तरीके से बात करने वाले या कुछ ऐसी भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोगों को शायद ये प्रोत्साहित ज़्यादा करते हैं। ये जो इस तरीके की एक राजनीति आ गई है, दुर्भाग्य से हर पार्टियों को उसे करना पड़ रहा है क्योंकि और कोई चारा नहीं है। लेकिन इसका जो वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, जो मैंने अपने तरफ से एस्टीमेट लगाया है कि 2,500 जो अगर देंगे महिलाओं को, इसको देने में भी पसीने छूट जाएंगे दिल्ली सरकार के। तो अगर आपके पास सामान्य सब्सिडी के 7 पैसे नहीं बचे हैं, उसके ऊपर हम एक सब्सिडी का एक और बोझा डाल रहे हैं, तो चुनौतियां बहुत होंगी नई सरकार के लिए। आज मुख्यमंत्री बनने के पहले दिन रेखा गुप्ता पूरी तरह एक्शन में नजर आई। बड़े बड़े फैसले किए, यमुना पर गई, संकल्प लिया, लेकिन जिस तरह के सवालों का सामना करना पड़ा उससे साफ है
दिल्ली की सरकार चलाना आसान नहीं होगा। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी ने नसीहत दे दी कि पहली कैबिनेट मीटिंग में क्या पास करना है। महिलाओं को 2,500 रुपये देने का फैसला होना है। जिस पार्टी को जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया, अब वो बता रही है कि सरकार कैसे चलानी और क्या फैसले करने हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कह दिया अगले 5 साल दिल्ली में सिर्फ हंगामा और गाली गलौच होगा। जिस पार्टी को पिछले 6 चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, वो उपदेश दे रही है। दिल्ली वाले जानते हैं, एक पुरानी कहावत है, सूप तो सूप, छलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। और मजे की बात है कि दिल्ली चुनाव हार चुके आम आदमी पार्टी के नेता आजकल पंजाब में दिखाई दे रहे हैं। जिस समय दिल्ली में नई सरकार का गठन हो रहा था, उस वक्त केजरीवाल की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके मनीष सिसोदिया पंजाब के स्कूलों का दौरा कर रहे थे। मनीष सिसोदिया इस बार जंगपुरा से चुनाव हारे। चुनाव नतीजे आने के बाद से वो गायब हैं। आज पता लगा सिसोदिया आजकल पंजाब में ज्यादा रहते हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री के साथ सरकारी स्कूलों का दौरा करते दिखाई दिए। उन्होंने तरन तारण में सरकारी स्कूलों को देखा। पंजाब सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस उनके साथ थे। मनीष पंजाब के शिक्षा मंत्री को बता रहे थे कि वो पंजाब के सरकारी स्कूलों में दिल्ली का शिक्षा मॉडल कैसे लागू कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि मनीष सिसोदिया के दौरे की भनक मीडिया को नहीं लगने दी गई। हालांकि कुछ लोकल रिपोर्टर मौके पर पहुंच गए, वीडियो बना लिए, तो उनके कैमरों से वीडियो डिलीट करवा दिए गए। लेकिन मनीष सिसोदिया के दौरे की कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं, तो खबर फैल गई। इसके बाद पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने सिसोदिया के दौरे को पंजाब के लोगों की इंसल्ट बताया। पंजाब सरकार के कामकाज में दखलंदाजी कहा गया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि जब पंजाब में शिक्षा मंत्री मौजूद हैं, तो सिसोदिया को दौरा करने की क्या जरूरत। अगर उन्हें सलाह देनी है तो बंद कमरे में दें, मंत्री के साथ मीटिंग करके दें। लेकिन स्कूलों का दौरा करके उन्होंने पंजाब का अपमान किया है, पंजाबियों की क्षमता पर सवाल खड़ा किया है। राजा वडिंग ने मांग की, अगर सिसोदिया को स्कूलों का दौरा करना है तो भगवंत मान उन्हें पंजाब का शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बना देते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिसोदिया साहब ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਕਾਰਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ, ਦੌਰੇ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ? आमतौर पर आम आदमी पार्टी के नेता जब इस तरह के दौरे करते हैं तो उनकी खूब पब्लिसिटी होती है, एडवांस में इंफॉर्मेशन दी जाती है, उनके वीडियोस रिलीज किए जाते हैं, वो जमकर बयान देते हैं। लेकिन ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मनीष सिसोदिया पंजाब के शिक्षा मंत्री के साथ सरकारी स्कूलों का दौरा करने गए, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो पत्रकार वहां पहुंचे उनके फोन से वीडियो डिलीट करवा दिए गए। इसीलिए कांग्रेस ने सवाल पूछे। लेकिन जब कांग्रेस ने सवाल पूछे तो आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने कोई जवाब नहीं दिया, न ही पंजाब सरकार का कोई मिनिस्टर इस पर कुछ बोला। अब इस खामोशी की, इस सीक्रेसी की वजह क्या है, यह रहस्य बना हुआ है। अब एक सनसनीखेज खबर आपको बताता हूं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बहुत बड़ा खुलासा किया। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका से मिलने वाले करोड़ों डॉलर्स का इस्तेमाल करके भारत में सरकार बदलने की साजिश की गई थी। अमेरिका से मिलने वाली मदद का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराने के लिए किया गया था। ट्रंप ने कहा कि यूएस एड के जरिए जो मदद भारत को दी जा रही थी, उसमें दिखाया तो यह गया कि यह पैसा भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए खर्च किया जाएगा। लेकिन ट्रंप के पास इस बात के सबूत हैं कि वोटर टर्नआउट बढ़ाने का जो दावा था वो सिर्फ दिखावा था। इस पैसे का इस्तेमाल असल में भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया, चुनाव में किसी और को जिताने के लिए किया गया। ट्रंप के बयान का सीधा सीधा मतलब यह है कि यूएस एड से जो पैसा मिला उसका इस्तेमाल चुनाव में
नरेंद्र मोदी को हराने की साजिश के लिए किया गया। असल में ये मुद्दा 16 फरवरी के बाद से लगातार चर्चा में है, क्योंकि 16 फरवरी को एलन मस्क ने कई देशों को दी जाने वाली $486 मिलियन यानी करीब 4,300 करोड़ रुपए की फंडिंग बंद कर दी। ये फंडिंग अलग अलग देशों में लोकतंत्र को मजबूत करने के नाम पर दी जाती थी। इस रकम में से $21 मिलियन यानी करीब 182 करोड़ रुपए भारत में भी भेजे गए। दिखाया गया कि यह वोटर टर्नआउट यानी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए दिया गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूछा कि भारत एक अमीर मुल्क है, उसकी इकोनॉमी अच्छी है, फिर वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए भारत को अमेरिकी एड की क्या जरूरत है? भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए अमेरिका पैसा क्यों खर्च करे? प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बाइडेन प्रशासन की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस फंडिंग से अमेरिका की सरकार भारत में हुकूमत बदलना चाहती थी। ट्रंप ने कहा, इस मामले की जांच की जाने की जरूरत है, क्योंकि ये यूएस एड के फंड के मिसयूज का मामला है और वो इसकी इंफॉर्मेशन भारत सरकार के साथ शेयर करेंगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कितने साफ साफ लफ्जों में कही, ये सुनकर, ये देखकर आप भी चौंक जाएंगे। $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. आमतौर पर हेड ऑफ स्टेट, स्पेशली अमेरिका जैसे कंट्री का प्रेसिडेंट, इस तरह की बातें इतने साफ साफ लफ्जों में नहीं कहता। और जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतनी बड़ी बात इतने साफ साफ लफ्जों में कही, तो भारत में सियासत गर्म आ गई, क्योंकि यूएस एड से मिली मदद का इस्तेमाल जिस संस्था के जरिए हुआ, उससे जॉर्ज सोरोस का भी कनेक्शन है। जॉर्ज सोरोस कई बार भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के लिए मुहिम चलाने का ऐलान कर चुके हैं। वो खुलेआम ये बात कहते हैं। और बड़ी बात है कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर जब यूएस एड से पैसा मिला, कहा गया कि भारत में दलित और पिछड़े वर्ग के वोटर्स वोटिंग में कम हिस्सा लेते हैं, इसलिए इन तबकों तक पहुंचने के लिए, उन्हें वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल होगा। उसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने भारत में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। फिर अमेरिका जाकर राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, नरेंद्र मोदी ने सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और अमेरिका और यूरोप इस पर खामोश बैठे हैं। बीजेपी के नेताओं ने इन सारी कड़ियों को जोड़ा और आज रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्रंप के खुलासे से क्लियर हो गया कि अब तक अमेरिका जो फंडिंग हो रही थी, उसका इस्तेमाल भारत में चुनाव को प्रभावित करने, नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने की साजिश के लिए किया जा रहा था। रविशंकर प्रसाद ने कहा, गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेस को ट्रंप के इस आरोप का जवाब देना चाहिए। $21 बिलियन भारत के चुनाव को, वोटर टर्नआउट को प्रभावित करने के लिए दिया जा रहा था, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है। हम ये चिंता उठाते थे पहले से भी, और आपको याद होगा राहुल गांधी विदेश में जाके कहा करते थे कि लोकतांत्रिक देश भारत में लोकतंत्र पर जो खतरा है उसको लेकर चिंता नहीं करते। याद होगा विदेश में राहुल गांधी का ये बहुत कई बार कमेंट है, उस पर हम लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी है। लेकिन आज लिंक को जोड़ने के लिए हम राहुल गांधी का भी वक्तव्य आपको सुना रहे हैं। बाहर में राहुल गांधी रोना रो रहे थे कि बाकी बड़े लोकतंत्र भारत में लोकतंत्र पर हमले की चिंता क्यों नहीं करते, हमको उसके लड़ना पड़ रहा है। तो विदेश में भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे थे और राहुल गांधी अपील कर रहे थे कि बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लोकतंत्र को सफल करने में मदद करें, मतलब राहुल गांधी को जिताने में मदद करें। उनको वोट नहीं मिलता, हार जाते हैं बार बार।
और आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है कि $21 मिलियन का असिस्टेंस था जिसको मैंने कैंसिल किया है। ये देश के लिए शर्म की बात है जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप की बात बीजेपी को तीर की तरह चुभी। बीजेपी के एक और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा ही देश विरोधी ताकतों के साथ साठगांठ करती रही है ताकि किसी तरह दोबारा सत्ता पर काबिज हो सके। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस जब सीधे चुनाव में मोदी को नहीं हरा पा रही तो जॉर्ज सोरोस जैसे भारत विरोधियों से मदद लेती है। एक इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स नामक एक संस्था है जिसने 2011 में भारत की एक संस्था इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट, जो कि चुनाव आयोग के साथ संबंधित संस्था है, इसके साथ एक करार किया। और यह करार में जो पीछे से सपोर्ट आ रही है वो CEPPS कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग नामक संस्था से आ रही है, जो जॉर्ज सोरेस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ उसके संबंध हैं, जिसने $500 मिलियन भारत में इन्वेस्ट किए एक माध्यम से, यूएसएड इत्यादि के माध्यम से, और इसके बाद से $3-3.5 लाख प्रतिवर्ष भारत में आते जा रहे थे। तो ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत में इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने, परिवर्तित करने या उसके अंदर कोई समस्या उत्पन्न करने के हेतु से आर्थिक अनुदान पाती हुई दिखाई पड़ रही थी? यह बहुत गहरा संदेह हमारे मन में उत्पन्न होता है। अब मैं आपको इस मामले में कांग्रेस का पक्ष भी सुनवा देता हूं। कांग्रेस ने कहा यूएसएड तो भारत में कई काम करती थी, कई योजनाओं में मदद करती थी। अगर कोई शक है तो सरकार यूएसएड की भारत में फंडिंग पर व्हाइट पेपर ले आए। कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने कहा ट्रंप तो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। अमेरिका ने जो मदद की वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए थी, कांग्रेस से उसका कोई संबंध नहीं है। ट्रंप साहब कब क्या बोलेंगे कहना मुश्किल है, और मैं समझता हूं कि ये भी एक ऐसा मुद्दा है जो कोई छिपा हुआ नहीं है। ये सब लोग जानते हैं। कोई ऐसा हो कि चोरी छुपे से कोई पैसा लाके दिया हो, यहाँ ऐसा तो है नहीं। वो तो खुलेआम पैसा ट्रांसफ़र हुआ, दिया गया, और किस पर्पस के लिए दिया गया ये सब को जानकारी थी इसकी। इससे कोई इन्फ्लुएंस का सवाल ही नहीं है। टर्न आउट ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव में हिस्सा लें, इलेक्शन में हिस्सा लें, ये उनका उस ऑर्गेनाइजेशन का ये मकसद है। ये सिर्फ इंडिया में ऐसा किया था उन्होंने, ऐसा नहीं है। जहाँ भी डेमोक्रेसी है वहाँ उनका एक योजना थी कि सभी जगह वोटर्स टर्नआउट बढ़े, सभी जगह ऐसा उन्होंने किया। उसी में भारत में भी किया और 2012 में किया। 2012 में तो हमारी सरकार थी और जाहिर है कि उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला, उससे कांग्रेस को तो कोई फ़ायदा मिला नहीं। तो मेरा ख्याल है कि पूरी बात की जानकारी उनको शायद नहीं होगी, जिसकी वजह से वो ऐसी बात कर रहे हैं। असल में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में कहा, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, जांच का कोई स्कोप नहीं बचता। अमेरिका से भारत में फंड आया, वोटर टर्नआउट बदलने के नाम पर आया और उसका इस्तेमाल मोदी सरकार को हटाने की साजिश के लिए किया गया। ये तो भारत की महान जनता है जिस पर इस फंडिंग से चले कैंपेन का ज्यादा असर नहीं हुआ। जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जिताया, लेकिन यह भी ओपन सीक्रेट है कि राहुल गांधी को इसका फायदा हुआ, कांग्रेस की सीटों में इजाफा हुआ। लेकिन ट्रंप ने जो खुलासा किया वो इस बात का एडमिशन है कि अमेरिकी सरकार पैसे के बल पर दूसरे मुल्कों में सरकारें बदलने की कोशिश करती है। इंडिया में यही करने का प्रयास किया गया, साजिश की गई। यहां अमेरिका फेल हुआ, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या हुआ ये सब ने देखा। लेकिन ट्रंप का कहना है अब उन्होंने यह खेल बंद कर दिया है। अब ट्रंप किसी देश में सरकार बदलने के लिए कोई फंड नहीं देना चाहते।
ये अमेरिका के पॉलिसी में 360 डिग्री का टर्न है और यह आपको यूक्रेन के मामले में साफ साफ दिखाई देगा। जो बाइडेन पूरी मजबूती के साथ यूक्रेन के सपोर्ट पे खड़े थे, प्रेसिडेंट जेलेंस्की को मदद कर रहे थे। रूस से लड़ने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को $300 बिलियन की मदद दी, लेकिन अब ट्रंप ने यूटर्न ले लिया और वो पुतिन के साथ खड़े हो गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को डिक्टेटर बताया, कहा कि जेलेंस्की यूक्रेन रूस वॉर को रोकने की राह में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। ट्रंप ने कहा जेलेंस्की अमेरिका से मिले $300 बिलियन का इस्तेमाल अपनी सत्ता को कायम रखने में कर रहे हैं, चुनाव नहीं करवा रहे, क्योंकि जेलेंस्की कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं और इसके चक्कर में पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा इसलिए उन्होंने पुतिन से बात की, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी यूक्रेन का युद्ध रोकना चाहते हैं। 2 दिन पहले की बात है, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज सऊदी अरब में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और उनकी टीम से मिले थे। इस मीटिंग में यूक्रेन को शामिल नहीं किए जाने पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने नाखुशी जताई थी और कहा था कि यूक्रेन ऐसा कोई समझौता मंजूर नहीं करेगा जिसमें उसको शामिल न किया जाए। इस पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जेलेंस्की पर जबरदस्त हमला बोला। ट्रंप ने कहा 3 साल से जंग चल रही है, यूक्रेन तबाह हो गया है, लाखों लोग मारे गए हैं। जेलेंस्की ने जो बाइडेन को अपनी बातों में फंसाकर जंग लड़के के नाम पर अमेरिका से अरबों डॉलर लूट लिए, लेकिन युद्ध रोकने के लिए न जेलेंस्की ने पुतिन से कभी बात की, न यूरोप के देशों ने यह प्रयास किया। इसलिए अब वो पुतिन से डायरेक्ट बात कर रहे हैं ताकि यूक्रेन को और तबाही होने से बचाया जा सके। I love Ukraine, but Zelensky has done a terrible job. His country is shattered, and millions of people have unnecessarily died. And you can't bring a war to an end if you don't talk to both sides. You got to talk. They haven't been talking for 3 years. Think of it, a modestly successful comedian. President Zelensky talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war that basically couldn't be won, that never had to start and never would have started if I was president, not even a chance, and it didn't start for 4 years. Something all admit that only Trump is going to be able to do in the Trump administration. We're going to be able to do it. I think Putin even admitted that. Biden never tried. Europe has failed to bring peace, and Zelensky probably maybe he wants to keep the gravy train going. I don't know what's the problem, but he hasn't been able. He's very upset that he wasn't invited. He could have come if he wanted to, but that he wasn't invited to Saudi Arabia. But he's been working for 3 years. There's never been even meetings or phone calls to stop this war. It's a horrible thing. अब ये जानना भी इंटरेस्टिंग होगा कि जब ट्रंप ने जेलेंस्की को डिक्टेटर कहा, जोकर कहा, कॉमेडियन कहा, तो जेलेंस्की ने कैसे रिएक्ट किया। जेलेंस्की ने कहा कि वो ट्रंप का सम्मान करते हैं, लेकिन ट्रंप पुतिन के जाल में फंस चुके हैं, उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा पुतिन से ट्रंप चाहे जितनी डायरेक्ट बात कर लें, लेकिन यूक्रेन पर समझौता तभी होगा जब बातचीत में यूक्रेन को भी शामिल किया जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप का एक नेता के तौर पर हम बहुत सम्मान करते हैं। वो अमेरिकी जनता के बड़े नेता हैं। अमेरिकी जनता ने हमेशा हमारा समर्थन किया है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप रूस के डिस इन्फॉर्मेशन के शिकार हो गए हैं। सऊदी अरब में आपसी मुद्दों पर चर्चा करना उनका पूरा अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका पुतिन को अलग थलग होने की मुश्किल से बाहर निकाल रहा है। यूक्रेन पर हमला करने के बाद से वो कई बरस से दुनिया से अलग थलग थे। यहाँ कोई नाराज नहीं है, हम किसी भी बात के लिए तैयार हैं। ये कहना कि हमको 90% मदद अमेरिका से मिल रही है, मुझे लगता है कि सच्चाई इससे अलग है। हाँ, उन्होंने हमारी मदद की है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं, और इसीलिए मैं चाहूंगा कि ट्रंप की टीम जरा सच्चाई की बातें करे, क्योंकि ऐसे बयानों का यूक्रेन पर कोई अच्छा असर नहीं हो रहा। हाँ, इससे पुतिन को जरूर फायदा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने अमेरिका की डिप्लोमेसी की चाल, चरित्र, चेहरा सब बदल कर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप
डिप्लोमेटिक नाइसिटीज में, चिकनी चुपड़ी बातों में यकीन नहीं रखते। उन्होंने ज़ेलेंस्की को कॉमेडियन कह दिया, जोकर कह दिया, हमास को नेस्तनाबूद करने की धमकी दे दी, गजा को अमेरिका की कॉलोनी बनाने का ऐलान कर दिया, पनामा कैनाल पर अपना हक जता दिया, कनाडा को अच्छी तरह डांट लगाई, और तो और उन्होंने पुतिन को फोन मिलाकर यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए कह दिया। अब तक तो अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा था। यूक्रेन की तरफ से असल में पर्दे के पीछे से अमेरिका की फौज लड़ रही थी। इसीलिए रूस अब तक यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया, और रूस को रोकने के लिए अमेरिका ने दिल खोलकर खर्च किया। लेकिन सरकार बदली, ट्रंप ने एक झटके में सब कुछ बदल दिया, 1 महीने में सब कुछ क्लियर कर दिया। और ट्रंप की नीति नीयत बिल्कुल साफ है, वो अमेरिका के डॉलर दूसरे मुल्कों पर खर्च नहीं करना चाहते। वो पक्के बिजनेसमैन हैं, बिग ब्रदर बनने के चक्कर में अमेरिका का नुकसान नहीं करना चाहते। अब अपने देश की राजनीति की बात करते हैं। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विधानसभा में इस साल का बजट पेश किया। 8,08,736 करोड़ रुपए के इस बजट को योगी ने सनातन को समर्पित बजट बताया। बजट में 22% रकम यानी करीब 1.25 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए रखी गई है। इसके अलावा योगी सरकार एजुकेशन पर 13%, कृषि पर 11%, हेल्थ पर 6% और सोशल सिक्योरिटी, गरीबों, दलितों और पिछड़ों के विकास में बजट का 4% हिस्सा खर्च करेगी। खास बात यह कि बजट में योगी आदित्यनाथ ने विरासत के संरक्षण और विकास पर खास ध्यान दिया है। विंध्याचल, मथुरा, वृंदावन और चित्रकूट में टूरिज्म की सुविधाओं के विकास पर जोर रहेगा। विंध्यवासिनी देवी मंदिर के आसपास के इलाके को डेवलप करने के लिए बजट में 200 करोड़ का फंड रखा गया है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनाने के लिए 150 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। इस फंड का इस्तेमाल बांके बिहारी मंदिर के आसपास दुकानें हटाने, जमीन खरीदकर दुकानदारों को वहां शिफ्ट करने और मंदिर के आसपास की गलियों को चौड़ा करके श्रद्धालुओं के बेहतर मार्ग बनाने के लिए किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का फोकस यूपी के विकास के साथ साथ अपनी भव्य विरासत को संरक्षित करने, यूपी को नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने पर भी है, और यह सोच आज के बजट में रिफ्लेक्ट होती है। 2025-26 का जो बजट है, यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है। आस्था को सम्मान देने के लिए भी प्रदेश सरकार ने इस बजट में काफी प्रावधान किए हैं और महाकुंभ की सफलता आप सबके सामने है। आपने आज कैट की रिपोर्ट को भी देखा होगा कि महाकुंभ के कारण इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की संभावना अभी से बताई गई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस आयोजन को आगे बढ़ाने के साथ साथ अयोध्या क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, मथुरा वृंदावन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के सुंदरीकरण और उसे कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम और उससे जुड़े हुए त्रिकोण के विकास के लिए 200 करोड़ का विकास प्रस्तावित किया गया है। नैमिषारण्य में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का विकास 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ साथ वहां पर वेद विज्ञान केंद्र के लिए भी 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। चित्रकूट में भी पर्यटन विकास के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये सभी कार्यक्रम हम लोगों ने इसके साथ जोड़े हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार 5T पर, जो 5T का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी का है, ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन एंड टैलेंट को मंत्र मान करके उत्तर प्रदेश आज अपनी लेबर फोर्स को इकोनॉमिक फोर्स के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ाया है। योगी आदित्यनाथ ने बताया इस साल उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश के
6 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर निकालने का लक्ष्य रखा है। सरकार की कोशिश होगी जो परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं उन्हें अगले 1 साल में सशक्त किया जाए। ऐसे परिवारों में कम से कम एक शख्स को रोजगार मिले और परिवार की सालाना आय 1,25,000 रुपए तक पहुंचे, इसका प्रयास किया जाएगा। योगी ने कहा जब यूपी में होमगार्ड, शिक्षा मित्र, संविदा कर्मी, आशा बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलेगा, इससे उनके जीवन में सुधार आएगा। इसके लिए बजट में खास व्यवस्था की गई है। योगी ने कहा कि चूंकि देश में संविधान को लागू होने के 75 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए इस साल सरकार का फोकस दलितों और पिछड़े वर्ग के विकास पर होगा। जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, जिसमें वंचित को वरीयता, यानी वंचित को वरीयता उसका एक थीम है, उसका केंद्रीय भाव है, इसको समर्पित है। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के संविधान को लागू होने का यह अमृत वर्ष भी, अमृत महोत्सव वर्ष भी है। इस अवसर पर हम सब संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके नाम पर डबल इंजन की सरकार लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर रही है, और यह केंद्र बहुत शीघ्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का एक केंद्र बनकर के संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप वंचितों को वरीयता देने के क्रम को तत्परता के साथ आगे बढ़ाएगी। यह एक नया माध्यम होगा और इसी को थीम में रख करके हमने 2025-26 का अपना बजट प्रस्तुत किया है। अब मैं आपको विरोधी दल की बात भी सुनवा देता हूं। अखिलेश यादव ने योगी के बजट को एक तरह से खारिज कर दिया। अखिलेश ने कहा कि योगी के पास यूपी की प्रगति का न कोई विजन है, न रोड मैप है, बजट में खोखले वादों की भरमार है। अखिलेश ने कहा बजट में न तो आम लोगों के लिए कुछ है, न नौजवानों के लिए और न ही किसानों के लिए। यह बजट नहीं ढोल है जो बज तो रहा है लेकिन भीतर से खोखला है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये जो बजट है, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा। बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है, और कोई क्लैरिटी नहीं है बजटों में कि हम किसान या जो बेसिक चीजें हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनको कैसे किया जाए। हर बार बजट आता है और सरकार यही कहती है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। ये लैंग्वेज, ये टर्म हर सरकार हर बजट के लिए इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि जो भी बजट होगा वो पिछले बजट से बड़ा बजट होगा। ये सेकंड लास्ट बजट था इनका, सेकंड लास्ट बजट। इसके बाद आखिरी बजट होना है और फिर हम सब लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी एडवांटेज यह है कि उनकी नीति, नियत, विचार बिल्कुल साफ है। वो अपने शासनकाल में हर फैसले को भारत की संस्कृति से, विरासत से और सनातन से जोड़कर देखते हैं, और इस मामले में वो अपनी बात खुलकर कहते हैं, अपने शब्दों को होल्ड नहीं करते। इसीलिए उन्होंने आज के अपने बजट को विकास के साथ साथ सनातन को समर्पित किया। और अखिलेश यादव शब्दों के पुराने जाल में उलझ कर रह गए। उन्हें आलोचना करने के लिए कोई सॉलिड पॉइंट नहीं मिला। आज प्रयागराज के महाकुंभ से एक दुख भरी खबर आई। पता लगा कि विकृत मानसिकता के कुछ लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंची महिलाओं का चोरी छुपे वीडियो बना रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं और इन वीडियोस और फोटोज को डार्कनेट साइट्स को बेच रहे हैं। इन साइट्स से पैसा कमा रहे हैं। आज
प्रयागराज महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्णा ने बताया कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट्स और टेलीग्राम चैनल पर ऐसी वीडियोज और फोटोज अपलोड किए जाने की शिकायत मिली थी। पुलिस ने जब जांच की तो पता लगा कि सीसीटीवी चैनल 11 नाम के एक टेलीग्राम चैनल पर कुछ आपत्तिजनक तस्वीरों को टीजर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसमें कुछ पिक्चर्स लगाकर यह दावा किया गया कि इस चैनल का 1999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लेने पर महाकुंभ में स्नान करती महिलाओं के वीडियोस दिखाए जाएंगे। इस तरह के कई अकाउंट पुलिस को मिले हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन अकाउंट्स के बारे में डिटेल जानकारी हासिल की है। यूपी पुलिस ने इस मामले में 13 एफआईआर दर्ज की हैं और अब तक 103 सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ एक्शन लिया गया है। डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि कुछ फोटोज और वीडियोस पर लिखा है कि वो सेल के लिए अवेलेबल है, यानी इसके जरिए पैसा कमाने का धंधा खूब चल रहा है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाएगा। देखिए, सोशल मीडिया पे ये शिकायत मिली थी कि स्नान करने आने वाली महिलाओं की निजता का उल्लंघन करते हुए कुछ वीडियोस अपलोड किए गए, कुछ इंस्टाग्राम प्रोफाइल से, टेलीग्राम चैनल्स पे, फेसबुक प्रोफाइल पे। उन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए तत्परता से एफआईआर पंजीकृत कराई गई है और अलग से टीम्स लगाई गई हैं जो ऐसे प्रोफाइल्स को चिन्हित कर रहे हैं और उनकी अरेस्टिंग सुनिश्चित कराई जाएगी। दिस इज़ अ सीरियस ऑफेंस, ये गंभीर एक प्रकरण है। अगर इस तरीके से किसी की निजता का उल्लंघन करते हुए और ऐसे वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं तो इसमें एफआईआर्स कराई गई हैं। आगे भी एफआईआर कराई जाएंगी जो इस तरह के कृत्यों में संलिप्त होंगे। अभी तक टोटल 103 सोशल मीडिया हैंडल्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 13 एफआईआर हम लोगों ने पंजीकृत किए हैं। महाकुंभ में पवित्र नगरी में गंगा स्नान करते वक्त चोरी से महिलाओं के फोटो खींचकर वीडियो बनाकर उन्हें वेबसाइट को बेचना, इन वीडियो से पैसा कमाना, ये पाप है, घिनौना काम है। ऐसा करने वाले हैवान हैं, उन्हें जितनी जल्दी और जितनी सख्त सजा दी जाए उतना ही अच्छा होगा। योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं जो पवित्र भाव से महाकुंभ में आएगा उसका सम्मान होगा, लेकिन जो घिनौने इरादों से पाप करने आएगा उसका इलाज भी ठीक से होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ ऐसे लोगों के इलाज जल्दी से जल्दी करवाएंगे। अब ये एक अच्छी खबर आई है, वो आपको बता दूं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने अपना पहला मैच जीत लिया है। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया है। बांग्लादेश ने भारत के सामने 229 रनों का लक्ष्य रखा था। भारतीय टीम ने सिर्फ 4 विकेट खोकर टारगेट को बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। भारत की तरफ से शुभमन गिल ने शानदार 125 गेंद खेलकर शतक बनाया। गिल का साथ केएल राहुल ने दिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 41 रन की पारी खेली। विराट कोहली ने 22 रन बनाए। श्रेयस अय्यर का कंट्रीब्यूशन 15 रन का रहा। लेकिन कमाल किया मोहम्मद शमी ने, उन्होंने 5 विकेट लिए और बांग्लादेश की पूरी बैटिंग को धाराशायी कर दिया। हर्षित राणा को 3 विकेट मिले। आज बांग्लादेश की टीम जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी तो उसके 5 विकेट सिर्फ 35 रन पर गिर गए थे और ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम 100 रन का स्कोर भी नहीं पार कर पाएगी। लेकिन बांग्लादेश के मिडल ऑर्डर ने टीम को संभाला और 228 रन के स्कोर तक पहुंचाया। बांग्लादेश को हराने के बाद भारत का अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ होगा। यह संडे को 23 फरवरी को खेला जाएगा और यह वो महामुकाबला है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।